बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार को जारी शो कॉज नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने पर खारिज कर दी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने 11 फरवरी को जजेस तकर्रुरी जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। अगर बात करें मुज़ाकरात के हवाले से तो बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया कि स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी को आगाह कर दिया है कि कल की मीटिंग में नहीं बैठेंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार को जारी शो कॉज नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने पर खारिज कर दी गई है। जैसे अब लड़ रहे हैं आपस में सुने और एक दूसरे को तौहीन अदालत का भी कह दिए जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट की। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है। और कैसे चलेगा ये सिस्टम, निज़ाम, ये अरेंजमेंट कैसे चलेगा जहाँ पे जज साहिबान एक दूसरे को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे रहे हैं। तो ये तो नहीं चल रहा, ये अरेंजमेंट तो नहीं चल रहा। देखें, पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी और तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान ने अगर आज जो गुफ्तगू हुई है सरेआम, इससे पहले ये था कि सुनते थे, हम तो इस पर बात नहीं करते थे ज़्यादा, सुनते थे कि ये इस तरह से इख्तलाफात हैं, लेकिन ये कि आज तो सरेआम बात हुई है। तो ये अब उन शख्सियात, हमारी अगर अकाबरीन को ही अंदाज़ा नहीं है कि उनके बारे में अवाम और दुनिया क्या सोच रही है, तो फिर हम क्यों सोचें उनके बारे में। उनको खुद ही इस बात का एहसास नहीं है कि ये क्या इसका क्या मैसेज आ रहा है। तो ये तो कहीं पर भी नहीं हुआ, ये मुल्क की तारीख में भी शायद एक दफ़ा वो नवाज शरीफ साहब के दौर में इस तरह से हुआ होगा या हुआ होगा नहीं हुआ था कि 2 बेंच बन गए थे। लेकिन ये तो बहुत ही अफसोसनाक, और इसके ऊपर मतलब कमेंट नहीं किया जाए तो बेहतर है। ये इस अरेंजमेंट के अंडे बच्चे हैं ना, जो अरेंजमेंट इस मुल्क में बैठा है। तो मसला ये है कि वो अरेंजमेंट जो है वो अपने उसके नतीजे में वो बढ़ता जा रहा है पोलराइजेशन। तो ये तो नहीं चल पा रहा, और इसमें सब कैसे निकलना है ये देखना है। हालात फैसला करेंगे, वक्त फैसला करेगा, पॉलिसी मेकर्स फैसला करेंगे, आवाम करेगी। ये चल नहीं पा रहा, और हर गुजरता दिन जो है वो एक नया मसला और नया अज़ाब लेके सामने आ रहा है। मुल्क है इतना बड़ा ताकतवर कौम है, बड़ी ज़बरदस्त लोग हैं, और वो फंसे हुए हैं इसमें सारे कि भाई ये इसमें से निकलें तो आगे कुछ करें। तो एक इटालियन सयाह बड़े ज़बरदस्त, अमेरिको वेस्पूकी, उनके नाम पे अमेरिका का नाम है। और बड़ा तनाज़ा है आज तक कि ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया था, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो तो जिस इलाके में पहुंचे थे वो नॉर्थ अमेरिका नहीं था, वो तो लैटिन अमेरिका या सदर्न अमेरिका था। और ये जो एक टर्म यूज़ होते हैं ना, अमेरिकाज, जिसमें लैटिन या साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, 7 मुल्क हैं सेंट्रल अमेरिका में और 17 मुल्क हैं सदर्न अमेरिका में। तो ये अमेरिकाज की जो टर्म है ना, ये तो निकली उस वक्त तो नॉर्थ अमेरिका, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, वहाँ तो क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं पहुँचे थे, वो तो पहुँचे थे साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में वो पहुँचे थे, और फिर उसके बाद जो है वो अगर हम ये समझें कि अमेरिका को, अगर हम इस बात पे यकीन करें कि अमेरिका को इटालियन सयाह जो है वो अमेरिको वेस्पूकी ने सबसे पहले दरियाफ्त किया था, तो वहाँ से लफ्ज़ अमेरिका निकलता है। और अगर हम ये समझें कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, जो कि स्पेनिश थे, तो फिर क्रिस्टोफर कोलंबस से एक मुल्क का नाम निकलता है जिसको कहते हैं कोलंबिया। और कोलंबिया जो है बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, और ये जो मुल्क है ये साउथ
या लैटिन अमेरिका में है। और इसके अगर हम ओस पड़ोस में देखें तो एक तरफ तो अच्छा ये जाहिर है कि अटलांटिक और पैसिफिक को कनेक्ट करता है, ये कैरिबियन को और उसको कनेक्ट करता है। और अगर हम इसको देखें जो इसकी हम आसपास देखें, हमने पता नहीं वेनेजुएला का क्यों मैप लगा दिया, हम यहाँ पे कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया को अगर दिखाएं तो कोलंबिया की एक तरफ वेनेजुएला है, जो कि वेनेजुएला तो ज़ाहिर है हम रोज़ डिस्कस करते हैं उसको कि वहाँ पे एक ऐसा मुल्क है जिसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं अमेरिका करता। और अगर हम देखें कोलंबिया के दूसरे पड़ोसी को, ये कोलंबिया इसमें रेड नज़र आ रहा है, तो एक तरफ वेनेजुएला है, एक तरफ ब्राज़ील है, ब्राज़ील जो ब्रिक्स का मेंबर है, और एक तरफ इक्वाडोर है और फिर पेरू है। ये 4 मुल्क हैं जो इसके सरहदी पड़ोसी हैं, और उसके बाद फिर समंदर है। पेरू वो मुल्क है जहाँ पे पिछले दिनों शी जिनपिंग गए थे और बहुत बड़ी उन्होंने वहाँ पे बंदरगाह का इफ्तिताह किया था, और वो थी ये फर्स्ट स्लाइड हम दिखाएं तो पेरू चैन के पोर्ट। तो पेरू गए थे जब ये G20 समिट के दरमियान, और ये जो है ये बराह रास्त ये उस वक्त में बात की थी कि द मॉन्रो डॉक्ट्रिन का तकरीबन इन्ना लिल्लाह हो चुका है कि वो भाई उधर से जो साउथ अमेरिका है उसको कनेक्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट शंघाई के साथ। यानी बराह रास्त एक जो है वो दुनिया का नक्शा जो है ये अगर इस तरफ से हम दूसरी साइड से देखें तो अमेरिका और चाइना एक दूसरे के आमने सामने हैं, ठीक है, दरमियान में पैसिफिक है। और ये समंदर जो है, इस समंदर को समझाने का यही तरीका है सिर्फ कि लोगों को बताया जाए कि पर्ल हार्बर इस यहाँ से हुआ था और न्यूक्लियर वेपन भी इसी समंदर के ऊपर से गुजर के गिराए थे, ठीक है ना। तो पैसिफिक जो है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और अब जो कोलंबिया है, तो ये कोलंबिया जो है ये इसके चारों पड़ोसी जो हैं, अच्छा जो इसका एक पड़ोसी है वो तो पेरू हो गया, दूसरा जो इसका पड़ोसी है वो जो है वो इक्वाडोर और पेरू, ये बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, ये बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। वेनेजुएला जो है उसका हमें पता ही है कि उसकी हुकूमत को तो बहुत ही वो चाइना के और रशिया के करीब है, और ब्राज़ील ब्रिक्स का मेंबर है। अब जो कोलंबिया है वहाँ पर जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि जिन मुल्कों के, अच्छा जो कोलंबिया है ना उसके बहुत ज़्यादा यानी कोई पहले दूसरे तीसरे नंबर पे उसके गैर कानूनी तारकीन वतन अमेरिका में नहीं है, लेकिन बहरहाल हैं बड़ी तादाद में कोलंबिया के। और कोलंबिया की तारीख जो है ना बड़ी, कई खाना जंगियाँ और कई वहाँ पे बगावतें और पता नहीं हर कुछ अरसे के बाद वहाँ पे गैंग्स हैं और कार्टल्स हैं, बहुत कुछ कोलंबिया के अंदर। लेकिन कोलंबिया अमेरिका का इत्तेहादी है और बड़ा सॉलिड इत्तेहादी, इतना ज़बरदस्त इत्तेहादी अमेरिका का कि कोरिया की जब जंग छिड़ी तो वाहिद मुल्क लैटिन अमेरिका से या साउथ अमेरिका से कोलंबिया था जिसने अपनी फ़ौज कोरिया में भेजी थी अमेरिका के साथ लड़ने के लिए। और लैटिन या साउथ अमेरिका का वाहिद मुल्क था जो इराक इन्वेजन में अमेरिका के साथ था। अब वहाँ पर जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये इनके बंदे जो हैं जो गैर कानूनी तारीकीन वतन का ऑर्डर उन्होंने साइन किया है, तो मेक्सिको इधर उधर वो पकड़ के भेज रहे हैं। तो इन्होंने जो पकड़ के भेजने का तरीका है वो ये है कि हथकड़ियाँ लगा के फ़ौजी जहाज़ों में भेज रहे हैं। ये नहीं कि जी आप उनको गैर कानूनी तारीकी वतन को किसी ख़ास अंदाज में भेजें। उन्होंने कोलंबिया के जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनको लगाई हथकड़ियाँ और 2 फ़ौजी जहाज़ों में बिठाया और हथकड़ियाँ लगा के छापे मार के बंदे पकड़े ट्रंप ने जो गैर कानूनी तारीकी वतन वो निकाल रहे हैं ना वहाँ से, वो तो, और निकाल के उन्होंने कहा कोलंबियन को उतार के आओ या फेंक के आओ। वो दोनों जहाज़ वहाँ से प्रवास किया फ़ौजी जहाज़ों में, उसमें पता नहीं कितने तारकीन वतन थे। कोलंबिया के सदर हैं वो जज्बाती हो गए, गेस्तावो पेट्रो, ये ख़ुद भी वहाँ पे M-19 के नाम से एक गुरिल्ला तंजीम काम करती थी, ये उसमें रहे कई साल और इनको कोलंबिया की फ़ौज ने पकड़ लिया था 1985 में। ये हम उनके सदर हैं। फिर उसके बाद जो M-19 गुरिल्ला तंजीम थी उसकी कोलंबिया की गवर्नमेंट के साथ एक अमन मुआहदा हुआ था,
उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आ गए, उसके बाद पॉलिटिक्स में आके आगे बढ़ते गए कोलंबिया के सदर बन गए 2022 में शायद। तो इन्होंने देखा कि यार ये मैं इस मुल्क का इत्तेहादी हूँ और मेरे मुल्क के लोग जो हैं ये अमेरिका से आ रहे हैं जहाज़ों में बैठ के और उनको हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, हाथ बंधे हुए हैं और ये तो तारकिन वतन है। उनको जो चढ़ गया, उनके तो पुरानी वो जो गुरिल्ला फाइटर था उनके अंदर का जागा। उन्होंने कहा कि ये जहाज़ यहाँ नहीं उतरेंगे, इनको वापस ले जाओ अमेरिका, ले जाओ वापस। उसके बाद जनाब उन्होंने जो है वो पै दर पै उन्होंने ट्वीट करने शुरू किए कि ये सफ़ेद फार्म अपने आप क्या समझते हैं जो ग़ुलाम बना के यहाँ ले जाते रहे हैं, इनकी हैसियत क्या है, और मैं तो इनके हाथ पे लड़ना पसंद नहीं करता। ये हैं कौन, इनकी ये कौन है, ये ट्रंप और ये अमेरिका और ये सारे। और जनाब पता नहीं वो टुन थे या क्या था, खुदा जाने, या होश में थे क्या था। वो ट्वीट पे ट्वीट गुरिल्ला जाग उठा। M19 तंजीम का 1985 वाला, उन्होंने जनाब ट्वीट डालने शुरू कर दिए कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने। उसके बाद जनाब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उन्होंने जनाब ट्वीट किया एक्स पे। वो ट्वीट ज़रा लंबा है लेकिन वो ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, वो कहते हैं, आई वॉज जस्ट इन्फॉर्म दैट 2 reputation flights from United States with a large number of illegal criminals were not allowed to land in Colombia. अच्छा, this order was given by Colombia Socialist President Gustavo Petro, who is already a very unpopular among his people. बड़ा गैर मकबूल शख्स है और ये क्रिमिनल्स को इसने उतरने से वो कर दिया। अच्छा जी, तो इसके बाद So I have directed my administration to immediately take the following and urgent and decisive retaliatory measures. फौरी तौर पे एक कदम उठाओ। क्या कदम? नंबर 1, इमरजेंसी 25% टैरिफ्स ऑन ऑल गुड्स कमिंग इनटू यूनाइटेड स्टेट। 25% सब पे डाल दो टैरिफ और एक हफ्ते में 25 से 50 कर दो। नंबर 2, तमाम वीजा जितने उनकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जितने अलाइज हैं, जितने सपोर्टर हैं, सबके वीजा कैंसिल कर दो और सबको फड़का दो। ठीक है। और उसके बाद वीजा सैंक्शंस ऑन ऑल पार्टी मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, सपोर्टर्स, कोलंबियन गवर्नमेंट के जितने सपोर्टर, आगे पीछे कोई नाम लेने वाला, कोई झंडा लगाने, सबको उठा के पटक दो। इन सब के ऊपर जो है वीजा सैंक्शन लगा दो। उसके बाद बॉर्डर प्रोटेक्शन, इंस्पेक्शन, कोलंबियन नेशनल्स, कार्गो, ये वो सारा ठोक धबड़ दो टोटल। उसके बाद ना बैंकिंग, फाइनेंशियल, इनके सारा चढ़ा पटाख करके कोलंबिया को, ये इनका इत्तेहादी है कोलंबिया। ये जो है ये बिगिनिंग है, ये ज़हन में रखना। वी विल नॉट अलाउ द कोलंबियन गवर्नमेंट टू वायलेट इट्स लीगल ऑब्लिगेशन इन रिगार्ड टू द क्रिमिनल्स फोर्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा जनाब, जब ये हुआ, साथ ही उधर मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वो जो बोगोता उनका शायद कैपिटल है, उधर कोलंबिया के कैपिटल में कहा कि सारे ये बंद करो, वीजे पाबंदियां, बैंक वैंक आगे पीछे दाएं बाएं, ये 5-10 मिनट लगे कोलंबिया के प्रेसिडेंट को। वो जो सभी 100 या 105वीं मंजिल पे वो चढ़े हुए थे या उनको चढ़ी हुई थी, वो उतरे और उतर के वो ज़मीन पे उतर के उन्होंने हालात का जायज़ा लिया और फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि दोनों जहाज़ जा रहे थे उनको वापस लाया जाए, बल्कि मज़ीद जहाज़ लाए जाए। जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं दूसरे मुल्कों के भी, हमारे भी, और दूसरे मुल्कों के सारे यहाँ ला के फेंक दें, हम हाजिर हैं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब फिर वाइट हाउस की तरफ से एक ऐलान फतह हुआ कि ये जो है ये एक मैसेज है, और ये ना सिर्फ कोलंबिया के लिए मैसेज है बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी मैसेज है कि भाई अगर आप ट्रंप की बात नहीं मानेंगे तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ट्रंप बात नहीं करेगा, ट्रंप कर देगा। तो जो बात आपसे कही गई है आपने वो करनी है। ये अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का 1 हफ्ता मुकम्मल हुआ है, आज 27 है, 20 तारीख को उन्होंने हलफ उठाया था। तो 1 हफ्ते में कनाडा, उसके बाद ग्रीनलैंड, डेनमार्क की प्रेसिडेंट को फ़ोन, कनाडा के बारे में पहली बात कर चुके हैं वो, यूरोप के बारे में वो बात पहले ही कर चुके हैं, और ये उनके इत्तेहादी मुल्क हैं। US8, बाकी जो पाबंदियां लगी हैं इलीगल इमिग्रेंट्स और ये, और उसके भी देखना है कि भी क्या उसके असरात आते हैं बाकी दुनिया पे।
लेकिन उन्होंने दुनिया को ये मैसेज दिया कि मैं ये कर सकता हूँ, कि मैं कोलंबिया के साथ करता हूँ। और उस वक्त जब मार्को रूबियो अपना जो पहला दौरा है सेक्रेटरी स्टेट का पहला दौरा जो है वो अनलाइक जो हमेशा सेक्रेटरी स्टेट्स करते रहे, जो बात पहले भी की थी कि वो या तो किसी एशियन कंट्री का करते हैं या अपने किसी अलाय यूरोप में करते हैं, जर्मनी, जापान, इधर उधर किसी, लेकिन ये अपना पहले दौरे का आगाज़ ही लैटिन अमेरिका से कर रहे हैं, एल सल्वाडोर से। और उसके बाद वो जो है वो डोमिनिकन रिपब्लिक जाएंगे, ग्वाटेमाला जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। ये सेंट्रल और साउथ अमेरिकाज दोनों को मिलाकर, और कैरिबियन, इनको मिला के अमेरिकाज कहते हैं। इनको अलग करते हैं अमेरिका से, जो कि नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है, वैसे अमेरिका का बात की जाए तो अक्सर लोगों के ध्यान में तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही आता है, लेकिन वैसे इसको जो प्रॉपर वर्ड्स हैं वो सेंट्रल और सदर्न अमेरिका अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, एक में 7 मुल्क हैं, एक में 17 मुल्क हैं। सेंट्रल में 7 मुल्क हैं, जो ये अगर साउथ मिला लें तो उसमें 17 मुल्क हैं, दोनों को मिला लें तो अमेरिकास कहेंगे। अच्छा जी, तो ये जो है ये एक भरपूर वार हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप का, नया, अचानक, और एक उनके सामने मद्दे मुकाबल मजीद ढेर हो गया, टोटल ढेर हो गया। ठीक है, और वो जो है वो उनका दोस्त था, उनका दोस्त। अब फ्यूचर में क्या उसकी पोजीशन होगी, गुस्तावो पेत्रो के। ये गुस्तावो पेत्रो सबसे आगे आगे थे। वेनेजुएला के जो बगावत थी वहाँ पे, जो रिजीम चेंज तो नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ जो बगावत थी, तो ये अमेरिका की साइड पे मुकम्मल जॉन बोल्टन के साथ, अमेरिका के साथ, आगे पीछे दाएं बाएं, ये बिल्कुल अमेरिकन अलाई है वहाँ पे। ये जो है इनकी अच्छी बातचीत चली है। जो चाइना के साथ इनके मामलात अच्छे हैं, लेकिन ये जो है ये अमेरिकन अलाई हैं वहाँ पे। ये ध्यान में रखेंगे, लैटिन अमेरिका जो है ये यहाँ पर चाइना बहुत पावरफुल हो चुका है। यहाँ पे चाइना काफ़ी ताकतवर हो चुका है। बेल्ट एंड रोड भी यहाँ पे है, और यहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। और अगर जो है वो ये हम देखें, 4th स्लाइड को देखें, तो मच ऑफ लैटिन अमेरिका अलायंस विद चाइना ऑन प्रायोरिटी बेसिस। और फिर ये मैंने मुल्कों के हिसाब से, ये काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस को मैं यहाँ पे कोट करके उनको कर्टसी उनकी स्लाइड दिखा रहा हूँ कि ये कितने मुल्क। अच्छा, यहीं पर वो मुल्क हैं अक्सरियत जो कि अभी तक ताइवान को सपोर्ट करती है, लेकिन कई मुल्क जैसे होंडुरास है या और मुल्क हैं, कई वो जो है उन्होंने ताइवान को छोड़ के वन चाइना की तरफ वो चले गए हालिया दिनों में। तो ये बात, कई जो है हुआवे को अपने यहाँ जो है वो उनके यहाँ हुआवे चल रही है, 5G कहीं है ही नहीं अभी, लेकिन ये है कि बहरहाल वो चाइना की तरफ जो है वो ज़्यादा जो है वो उनका झुकाव है कंपनीज़ का और मुल्कों का। और यहाँ पे ज़ाहिर पोर्ट्स हैं, बेल्ट एंड रोड भी आ गई है यहाँ पे। तो ये उन्होंने एक पहला जो प्रैक्टिकल एक्ट अगर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ उन्होंने लिया है, और प्रॉपर ये टैरिफ के थ्रेट के थ्रू, और ना अच्छा टैरिफ में नहीं गए, उन्होंने कहा सबके वीज़े, सबकी एम्बेसी, सबकी पाबंदियाँ सारी, इनकी पूरी, इनका सबसे जो बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो अमेरिका ही है। इनके यहाँ से कॉफ़ी बहुत जाती है, कॉफ़ी कोलंबिया से और बाकी 20 चीज़ें, तो ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है। तो टैरिफ्स भी लगा दो, पाबंदियाँ लगा दो, गवर्नमेंट बंद, वीज़े बंद, फ़्लाइट्स बंद, बैंक्स बंद, सारा। और हुकूमत के ऊपर पाबंदियाँ, हुकूमत के वज़रा पे पाबंदियाँ, उनके फ़ौज के लोगों पे, सब पे पाबंदियाँ लगा और टोटल उनको शट डाउन कर दो। और जब इस बात का अंदाज़ा, वो अंदाज़ा नहीं कर रहे थे, मेरा 100% उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि ट्रंप इस तरह से इतना बड़ा लंबा एक मैसेज उन्होंने जो एक्स पे डाला। तो वो तो ऑर्डर तो ऐसे ही होता है उनका, ट्रंप का, वो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अपना वाइट हाउस में नहीं, वो तो पूरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसी में, और इसी अमलदरामा शुरू हो जाता है। ये उन्होंने एक्स पे किया और अमलदरामा शुरू हो गया। और उधर से कोलंबिया को मैसेज, अच्छा कोलंबिया की पूरी दुनिया को मैसेज कि भाई ये ट्रंप ये करते हैं, और अगर ये मतलब एक बात कर दी और उसका जवाब जो है वो नफ़ी में नहीं होना चाहिए। तो जहाज़ जो है, मुझे अभी बताया गया कि जहाज़ वापस करवा दिए गए, तो मैंने ये एक्शन ले लिए, वो ख़त्म। अच्छा, कुछ देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की बात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, उसकी डिटेल्स अभी नहीं आई। और ये मीटिंग जो है ये जो टेलीफोनिक
टॉक है ये यकीनन इसके बाद कोई मीटिंग भी तय होनी चाहिए जिसकी बात इंडिया कोशिश कर रहा है। लेकिन ये है कि इंडिया से उस वक्त बात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से जिस वक्त इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो चाइना में हैं और विक्रम मिस्री जो हैं, और वो उनकी वांग यी से मुलाकात हुई है। और यकीनन ये मुलाकात बड़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया और चाइना ये बड़े इम्पॉर्टेंट फैसलों का वक्त है, जो मैं पहले भी बात कर रहा था। भारत के लिए भी अमेरिका चाइना तो खैर अपने वो तो बड़े उसमें हैं गेम में, लेकिन भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, मशरिक़ वस्ता, यूरोप, सारे मुल्कों के लिए कि भाई आपने आगे क्या पॉलिसी। ये जो हम इस वक्त जिस बहस में पड़े हुए हैं ना, इसके नताइज थोड़े दिनों में सामने आएंगे कि हमने वक्त कितना ज़ाया किया अपना। निकल तो जाएगा मुल्क इंशाल्लाह, लेकिन जो नुकसान जो डैमेज है ना, जिस बहस में हम इस वक्त पड़े हुए हैं, मुज़ाकराती कमेटियाँ और बेंच बन गए और बेंच टूट गए और ये हो गया और वो हो गया, ये वक्त हम ज़ाया कर रहे हैं। या ये है कि एक इसका दूसरा पहलू भी है कि हमारे जो ये इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो रियासत है, जो रियासत है प्रॉपर, वो मैं अब वो डीप स्टेट नहीं कहना चाहता, लेकिन जो प्रॉपर थिंक टैंक्स हैं वो सोच रहे हैं, गौर हो रहा, यकीनन हो रहा होगा कि भाई ये किस तरह से आगे हमने चलना है और किस तरह से दुनिया में आगे कैसे मूव करना है, क्योंकि अहम फैसले लिए जा रहे हैं। ये तो जिसको स्ट्रेटजी बना के, ये कई लोग ऐसे हैं इसको स्ट्रेटजी समझ रहे हैं कि स्ट्रेटजी है कि मुज़ाकराती कमेटी नहीं बनी तो ये नहीं, मैं बहरहाल कोई तबसरा नहीं करना चाह रहा। स्ट्रेटेजिक जो है ना मामलात, वो यकीनन पाकिस्तान तय कर रहा होगा। हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो सोच रहे होंगे बैठ के कि मामलात ये कहाँ पे जा रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। ये 8 से 9 वाली खबरें इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इंडिया से यकीनन अगर चाइना बात कर रहा है तो चाइना इंडिया से ये सरहदी तनाज़े पे तो बात नहीं कर रहा होगा। अच्छा, बात यकीनन 2 रोज़ा दौरा है, तो 2 रोज़ा दौरे का मतलब है 1 रात और 2 दिन उसमें काउंट हो जाते हैं। और मसला ये है कि बातें तो बहुत हैं, ठीक है, और बातें तो बहुत हैं और बातें एक तो नहीं है। चाइना और इंडिया के दरमियान, और साथ ही ट्रंप का फ़ोन आ रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो उधर के दौरे के ऊपर तो अब उधर क्या कमिटमेंट होनी है क्या नहीं होनी, वो टाइम इधर से। और दुनिया का जो सबसे बड़ा इस वक्त जो डैम है वो चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिसका यरलुंग तरांसपो, गालिबन इस तरह से इसको रैंक करेंगे, या सेंगपो रिवर पे, जो कि आगे जाके भारत में जब जिसको ब्रह्मपुत्र का, वहाँ पर चाइना और दुनिया के जो बड़े अगर हम देखें ना, जो बड़े बंद हैं, बड़े डैम्स हैं, तो उनमें से सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स में से तकरीबन आधे जो हैं वो तो चाइना तामीर कर रहा है। तो अगर हम ये 6 देखें तो इसमें हमें नज़र आएगा कि ये पहला डैम है जिसके बारे में भारत को परेशानी है कि हमारा पानी यहाँ से ना रुके। बांग्लादेश को भी है, लेकिन बांग्लादेश को इतना नहीं है, वो चाइना के साथ उनके मामला बहुत अच्छे हैं। लेकिन भारत को ये ज़रूर है कि ये पानी जो है ये यहाँ पे आगे जाके अगर ये ब्लॉक होता है तो उसके नतीजे में ये तमाम जो इलाका है ये मिडोंग से और फिर टर्न करता है। इसके बारे में हम पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस डैम के बारे में भी कंसर्न है। फिर उसके बाद ये येंजी रिवर के ऊपर भी डैम बन रहे हैं, उनके जिनशा रिवर पे डैम बन रहे हैं। देखें ना, अगर 6 स्लाइड हम देखें तो ऊपर के सारे जो बड़े डैम्स हैं तो ये चाइना बना रहा है, ठीक है ना। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स जो हैं वो चाइना बना रहा है, और चाइना जो है वो पानी को कंजर्व कर रहा है। और जाहिर है कि पानी आगे बहुत ज़्यादा चाइना को ऑयल प्रोडक्शन चीज़ें ये वो बहुत कुछ चाइना में हो रहा है। तो अब इंडिया क्या बात करेगा, ये बात करेगा। अच्छा, इंगेजमेंट तो हुई है, लेकिन डी एस्केलेशन और तनाज़ा तो हल नहीं हुए ना। उसके बाद चाइना ने अपना एक मैप भी दिया, फिर उसके बांग्लादेश का सिनेरियो, म्यांमार का सिनेरियो, फिर यह है कि ट्रेड कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी, कैसे आगे चलना है कैसे नहीं चलना, और फिर नेपाल के इश्यूज़ हैं, फिर बाकी मामलात हैं मालदीव्स में, आस पास दाएं बाएं। इंडिया के नुक्ते नज़र से पाकिस्तान भी एक इशू है बहुत बड़ा कि चाइना के बहुत करीब है। तो ये तो थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है ना आगे। अभी तो ये तो अजीत डोवल वहाँ गए थे, जो उनके चाइना के साथ मामलात को तय कर रहे हैं, वो गए थे।
उसके बाद वो बात थोड़ी सी आगे पीछे, मतलब अभी शी जिनपिंग और मोदी या रियासत टू रियासत लेवल पे तो बात नहीं हुई थी, साथ ही ट्रम्प की कॉल आ गई प्राइम मिनिस्टर मोदी को। लेकिन ये क्या टोन थी, इसका कुछ ना कुछ यकीनन अंदाज़ा जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी को हो गया होगा जब वो गए थे वहाँ पे और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की इनॉग्रल में शरीक हुए थे और उसके बाद क्वाड मीटिंग हुई थी, तो उनको यकीनन अंदाज़ा तो हो गया होगा कि क्या बात है। उसके बाद एलामिया भी आया था और ये सारी बात तो, लेकिन ये है कि अब वो टाइम है कि जहाँ इंडिया ने बड़े फैसले करने हैं और कोलंबिया और बाकी मुल्क सारे। अच्छा, तो वो अपने इत्तेहादियों पर पहले आ रहे हैं, ट्रम्प अपने इत्तेहादियों पर पहले आ रहे हैं। कोलंबिया उनका इत्तेहादी, डेनमार्क उनकी इत्तेहादी, बरतानिया उनका इत्तेहादी। अच्छा, और बरतानिया के साथ जो है वो उनकी कल टेलीफोन कॉल तो हुई, लेकिन उस कॉल के अंदर एक मामला जो है वो अटक गया है और उस कॉल बरतानिया के साथ एक मामला अटका हुआ है और साथ ही जो ये यहाँ पर जो नेतन्याहू के साथ मामलात हो रहे हैं और मशरिक़ वस्ता में, वो मामलात भी एक अजब सा रंग लेते नज़र आ रहे हैं और कहीं अरब ममालिक के अंदर ये तासुर गहरा हो रहा है कि अमेरिका और ट्रंप और ईरान की गुफ्तगू शुरू होने वाली है बराह रास्त या बिलवास्ता। अमेरिका और ट्रंप और ईरान की गुफ्तगू शुरू होने वाली है, बजाय इसके कि वो तसव्वुर कर रहे थे जो नेतन्याहू के अमेरिका अटैक करेगा ईरान पे, वो अटैक की जगह शायद सफारतकारी किसी जगह शुरू होने वाली है। जी, वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और सब आज सेनेट इजलास के दौरान पीटीआई और साफियों ने पीका तरमीमी बिल 2025 के मामले पर एहतजाज किया और वॉकआउट भी कर गए। देखिए, ये तो अब बड़ा अजीब सा ऑर्डिनेंस है और देखें ये हतमी शक्ल किस शक्ल में सामने आता है, इसमें बहस होगी अभी। अच्छा, मैं ये जो कोलंबिया और उसके बाद ये जो इंडिया के मामला चल रहे हैं चाइना के साथ, ये इसमें दरमियान में प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइना कैसे ये किस तरह से होता है, ये कल तक सूरत हाल सामने आ जाएगी, अगले 1-2 दिन तक। मैं ये लैटिन अमेरिका के हवाले से 1-2 बातें क्लियर कर दूं। ये जो लैटिन है ना, ये लातीनी, ये एक ज़बान है या हुआ करती थी, यूँ कह सकते हैं। ये अब दुनिया में कहीं बोली नहीं जाती। एक ये आप समझें कि सिर्फ वेटिकन सिटी के अंदर जो है ना, ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है और कम मुल्कों में ही बोली जाती है लातीनी ज़बान। एक ज़माने में बोली जाती होगी, किंग लैटिन से ये निकली हुई है। वो जो, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो रोम में थे, क्योंकि रोम, ये लैटिन ट्राइब जो था या लैटिन कबीला जो इनका किंग लैटिन का था, ये 1200 साल कबल मसीह, उसमें फिर आगे जाके 2 भाइयों ने, ये रेमेसेस और रोमोलस ने, उन्होंने भी रोम आबाद किया था। तो बहरहाल एनीवे, लेकिन जब ये यूरोप के लोग यहाँ पर आए ना, तो ये फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाल, ये लैंग्वेजेस जो हैं ये हावी आ गई लैटिन लैंग्वेज पे, और लैटिन लैंग्वेज जो है ये महदूद हो गई जो उनकी जो मजहबी किताबें हैं वहाँ तक। लेकिन जब ये सारे यहाँ पर आ गए तो ये लातीनी अमेरिका बन गया, ये लैटिन अमेरिका इसको कहने लग गए। हालांकि यहाँ लातीनी ज़बान नहीं, यहाँ फ्रेंच बोलते थे या स्पेनिश बोलते थे या पुर्तगीज बोलते थे, लेकिन नाम उसका लैटिन हो गया। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट इन्होंने ऊपर के अमेरिका से इसलिए किया कि वहाँ इंग्लिश थी, बरतानिया था, तो ये यूरोप था, वो बरतानिया था, तो ये इसलिए लैटिन हो गया, वो अमेरिका। ये एक तरह से इसको इस तरह से भी अलग किया जा सकता है लैटिन अमेरिका से, ठीक है ना। लैटिन जो है वेटिकन सिटी की आज तक एक ही मुल्क में लैटिन जो है वो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और वो है वेटिकन सिटी। अच्छा, अब आ जाएंगे ये जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स एक तो ये है कि अरब मुल्कों के अंदर ये तासुर, ये जो कल बात हुई थी कि जी क्या वहाँ से मिस्र और उर्दन में बसा दिया जाए, ताकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की थी वो तो डिमोलिश होना है सारा, लेकिन वो बात उन्होंने जिस अंदाज में की थी उस अंदाज में इम्प्लीमेंट नहीं हुई, क्योंकि वो लोग सारे जो कि साउथ गजा में थे या जिनको महसूर कर दिया गया था लाखों की तादाद में, वो आज पैदल चलते हुए नजर आए बहुत बड़ी तादाद में शुमाली गजा की तरफ, और शुमाली गजा की तरफ वो जा रहे थे। तो इसका मतलब है कि अगर उनको
वहाँ से शुमाली गजा में जहाँ उनके घर तबाह हैं, जहाँ बिल्डिंग्स तबाह हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको अलाउ, अमेरिका ने कोई इतराज़ नहीं किया, बल्कि जो दरमियान में वो जो नेजन कॉरिडोर है वहाँ से भी इसराइली फ़ौज पीछे हटना शुरू हो गई। और ये इस तरह की एक सूरत हाल बनी कि ये जो है ये इसको इसराइल में इसके ऊपर बड़ा शदीद रद्दमल आया, और बेन गिवर जो हैं उनके, जिन्होंने भी इस्तीफ़ा देके जो अलग हुए हैं, इन्होंने इसको कहा है टोटल सरेंडर, लफ्ज़ इस्तेमाल किए, टोटल सरेंडर हुआ है। और ये उन्होंने कहा है कि ह्यूमिलिएटिंग रिटर्न जो है ये पैलेस्टीनियंस की जो नॉर्दर्न गज़ा में हो रही है, ये टोटल सरेंडर नेतन्याहू का हुआ है फ़लस्तीन के सामने। और तो ये हम ये टोटल सरेंडर की जो टर्म है, ये टोटल सरेंडर की ये 13 स्लाइड जो यानी सवाक वहाँ का एक अखबार है, तो उससे हम कोट कर सकते हैं कि बेन गेवर ने रिटर्न ऑफ डिस्प्लेस गजन्स को कहा है, गजन्स को टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर। ठीक है, अच्छा, अब ये बात बड़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि वो जो अरबील यहूद हैं और जो अगाम बर्गर हैं, ये सारे ये जुमेरात और उसके बाद फिर जुमा और हफ्ता, इन 3 दिनों में 8 जो यरगमाली हैं वो रिहा होंगे, और 8 यरगमाली हमास रिहा करेंगे, और उसमें से कुछ के बारे में ये इत्तला आ रही है कि वो ज़िंदा नहीं है। ये ज़हन में रखें कि जब यरगमाली होस्टेजेस की वापसी की बात होती है, तो अब ये बड़ी एक अफसोसनाक सी बात है, लेकिन उनके लिए भी होस्टेज की टर्म इस्तेमाल होती है जो ज़िंदा नहीं होते, यानी जो बाकियात हैं वो भी काउंट होती हैं उसमें जो होस्टेज है। अभी यानी बस एक बड़ी अफसोसनाक सी बात है, लेकिन ये कितने होस्टेजेस अलाइव हैं, कितने अलाइव नहीं हैं, वो कहलाते होस्टेजेस ही हैं। तो कुछ होस्टेजेस जो हैं वो ज़िंदा हैं, कुछ होस्टेजेस जो ज़िंदा नहीं हैं, और उधर से जो है वो उसके बदले में 30 और जो फ़ौज के लोग हैं उनके बदले में 50, तो वो इस हफ्ते, इस वीकेंड पे 8 की रिहाई है। लेकिन उसके बाद फिर हफ्ते के दिन नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहे हैं, और शायद कामयाब भी हो जाएं, कि वो ट्रंप से जाके मिल लें, वो ट्रंप से जाके मुलाकात करें, और ट्रंप से जाके वो मिलें और उनसे पूछें कि भाई क्या करना है आगे, मतलब ये क्या है, मतलब अब क्या करना है। क्योंकि ट्रंप जो है वो, उन्होंने बात कुछ और कही शुरू में कि ईरान पे अटैक करना है, और आगे जाके उन्होंने मुकम्मल तौर पे इसराइल से सरेंडर करवा दिया। अरब ममालिक जो हैं वो अपना बिजनेस एज यूजुअल वो देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को, और अरब ममालिक भी जाहिर है कि अरब लीग ने कंडेम किया है बड़ी सख्ती से कि ये जो प्लान ट्रंप साहब का आया था। तो अरब लीग एक कह देते हैं तो उसमें मुल्क अलग अलग नाम लेने से ज़रा बचत हो, जैसे OIC ने कह दिया, तो एक होता है ना OIC ने कह दिया भाई, तो भाई अच्छा तुमने कहा OIC ने कहा, तो सब पे इज्तिमाई टोपी आनी है तो आए, और अगर किसी ने इज्तिमाई फ़ायदा उठाना है तो भी इज्तिमाई फ़ायदा उठा लें। OIC ने वैसे किया कि आज तक, लेकिन OIC का बयान ही इंपॉर्टेंट होता है ना, OIC ने कह दिया तो ढूंढता फिरता है ट्रंप के, अच्छा किसने कहा था, जो हमने नहीं कहा था, OIC ने कहा था, हमने नहीं कहा था, अरब लीग ने। तो अरब लीग की तरफ से मजम्मत हुई आज इस सारी के, ये मिस्र और जो उर्दन में फ़लस्तीनियों को बसाने की बात हुई थी, हमास ने इसको पहले रिजेक्ट कर दिया था, वो तो माहिदा ख़त्म हो जाएगा फ़ौरन। लेबनान में जो 22 शहरी उनके शहीद हुए हैं, तो लेबनान ने बड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, क्योंकि वो इस स्टेप में नहीं आएंगे लेबनीज़, हमास भी इस स्टेप में नहीं, यानी बहुत तरीके के साथ वो अपना सारा सिलसिला लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने उसको 18 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया कि ठीक है, ये फ़ौजें आई है, हमारे शहरी शहीद हुए, फ़ौजी शहीद हुए, हम जवाब में इस पर गोलियाँ चलाएँगे, मारेंगे इसराइलियों को, तो उसके नतीजे में नुकसान उधर होगा। वो जो एक ग्रेटर कॉज है जिसमें गज़ा के अंदर जो है इस वक्त फ़लस्तीनी, अच्छा वहाँ हमास मुकम्मल पोजीशन संभाली हुई है, दरमियान में इसराइली फ़ौज हट रही है, तो वो जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अपनी जगह आ रहे हैं, जो अमेरिकन रजिस्टर्ड हैं, जिनके बारे में मैंने चंद रोज़ पहले उनको बताया भी था, सेफ रीच कॉन्ट्रैक्टर्स और बाकी सारे, लेकिन उसमें अरब भी मौजूद हैं, तो वो और हमास उनके साथ कोई मसला नहीं है। तो हमास के लोग वहाँ पे आ जा रहे हैं तेज़ी के साथ, कंट्रोल संभाला हुआ है, वही रिलीज़ भी कर रहे हैं, वही सारे करें। अभी नेतन्याहू के लिए मसला है कि अब कैसे, अब व्हाट नेक्स्ट, और उसमें जो है वो कमिटमेंट्स देखें, ये जो मुल्क है ना सऊदी अरेबिया, इनकी लीडरशिप, ये टर्की,
या यूएई या कतर या ये मुल्क सारे जो जो स्ट्रॉन्ग, जिनकी क़यादतें मजबूत क़यादतें, ये मुल्क जो है ये फैसला करते भी हैं और ये उनको उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाते हैं। और अगर कहीं ऊंच नीच बात हो जाती है तो फिर ये उसको, इस वक्त आज की दुनिया जो है मल्टीपोलर दुनिया है, तो ये इनके पास जो है, देखें ना, यूरोप में बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे हुआवे काम कर रही है, बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जहाँ टिकटॉक बैन नहीं है, बेशुमार मुल्क ऐसे हैं, तकरीबन सारे ही गल्फ़ के अंदर आप जहाँ जाएंगे तो आपको हुआवे नज़र आएगी। तो उन्होंने चाइना के साथ और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे, बहुत बेहतर अंदाज में बैलेंस किए। और ये उस वक्त तक जो है ये अब्राहम एकॉर्ड और ये इसराइली सऊदीया रिलेशन, इसमें कोई ट्रंप को दिलचस्पी नहीं। ट्रंप को दिलचस्पी ये है कि पुतिन से मिलना है जल्दी, और पुतिन से भी जब मिलना है तो उसका भी बहुत बड़ा प्लेटर होगा। जैसे इंडिया और चाइना के दरमियान जब गुफ्तगू होगी तो एक इशू पे तो नहीं होगी ना, बहुत सारे इश्यूज पे होगी। देखिए, पाकिस्तान इंडिया की टॉक्स अगर होंगी तो किस बात पे होंगी? कश्मीर उसमें एक होगा। दूसरा ये होगा कि भाई आपकी तरफ से कोई हमारे मुल्क में कोई दरअंदाजी होती है, वो कहेंगे आपकी तरफ से कोई ज़्यादा पानी का इशू होगा। 2-3 इश्यूज़ होंगे ना हमारे और इंडिया के, और क्या इश्यूज़ होंगे? कश्मीर सबसे ऊपर होगा। लेकिन यह है कि जो इंडिया और चाइना के इश्यूज़ हैं वो बहुत इश्यूज़ हैं। इसी तरह से जो पुतिन और ट्रंप के दरमियान बात होगी तो बहुत इश्यूज होंगे। अफ्रीका डिस्कस होगा, उसमें डिस्कस यूरोप होगा, उसमें होगा कि भाईजान आप ग्रीनलैंड क्यों आ रहे हैं, ये आर्कटिक के हमारे सामने आना चाह रहे हैं। तो पुतिन और फिर शी जिनपिंग पीछे मौजूद हैं। और तो मतलब जब टॉक्स ट्रंप की बात होगी, ये देखें ना, अभी तो टेलीफोन पे टॉक्स हो रही है ना, इधर बात की उधर बात की, ऐसे किया, ट्वीट कर दिया, ये कर दिया। लेकिन जब पावरफुल मुल्कों के साथ, आपकी मजबूत मुल्कों के साथ, मैंने कल भी बात की थी कि सैंक्शंस करके आपने क्या बिगाड़ लिया, या टैरिफ लगा के क्या बिगाड़ लिया उन मुल्कों को, जिन पे लगाए उनसे बात कर रहे हैं वो, ठीक है, और उनका नुकसान हुआ। लेकिन जो आपके बिल्कुल गुड्डी पैरों टखनों में बैठे रहे, उनके साथ उनके ऊपर अपने बम गिरा दिए जाके। हेनरी किसिंजर हमेशा कहते थे कि अमेरिका का दोस्त जो है वो दोस्तों को ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। ये हेनरी किसिंजर का कहना था, दुश्मनों से ज़्यादा दोस्तों को मोहतात रहना चाहिए। बहरहाल ये ट्रंप की बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही है। अच्छा, अब ये है कि ये जो बात मैंने की ना कि जो पीटर मैंडलसन है, जिनको नॉमिनेट किया हुआ है एम्बेसडर नॉमिनेट किया, वो बरतानिया ने अपना ट्रंप, यानी जो केयर स्टैमर से बात तो हो गई फ़ोन पे, बड़ी ज़बरदस्त बात हुई उनकी। अच्छा हुआ, ये बड़ा मतलब है कि एक तलखी दरमियान में पैदा हुई थी। इलॉन मस्क ने जो खासतौर पे कहा था, तो वो टेलीफोन पे बात हो गई। लेकिन एम्बेसडर कौन होंगे? क्या ये पीटर मैंडलसन ही होंगे या कोई और होंगे एम्बेसडर? अभी तक ये तय नहीं हो सका कि अमेरिका में बरतानिया के एम्बेसडर कौन होंगे। अच्छा, जो पीटर मैंडलसन है, ये जो बात चल रही है ना कि वहाँ पर JFK की फाइल्स को खोला जाए और मार्टिन लूथर किंग की फाइल्स को डिक्लासिफाई किया जाए, और वहाँ पर जो है वो रॉबर्ट कैनेडी की फ़ाइल्स को डीक्लासिफाई किया जाए, जॉन एफ कैनेडी की फ़ाइल्स को, कत्ल की, जो ट्रंप ने कहा भी है कि मैं कर रहा हूँ, एक और शख्स की फ़ाइल्स को भी डीक्लासिफाई करने का मुतालबा हो रहा है, और वो हैं जेफरी एप्स्टीन। अब जेफरी एप्स्टीन जो है, ये बड़ी एक अरबपति शख्सियत, ये उस्ताद थे, उस्ताद बनने के बाद ये इनकी बड़ी अरबपति शख्सियत बन गई है। इनके बहुत से लोगों से इनकी दोस्ती हो गई जेफरी एप्स्टीन की, और जेफरी एप्स्टीन जो है ये इनकी दोस्ती हो गई बहुत से लोगों के साथ। और फिर उसके बाद ये हुआ कि ये 2019 में ये गिरफ्तार हुए, और पता चला कि ये वहाँ पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसमें ये इन्वॉल्व हैं, और कम से उम्र के बच्चे बच्चियाँ ये जो हैं, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल, सबको पता होगा जेफरी। अच्छा, जेफरी एप्स्टीन जो है उनका फिर ये अपने डेथ सेल में इनकी ये मुर्दा हालत में पाए गए 2019 में ही। इनके अच्छा, इनकी क्लिंटन से भी दोस्ती, ये कहीं ट्रंप से भी मिल रहे हैं, कहीं ये बरतानिया। अच्छा, बिल गेट्स ने आज एक जगह पर मेरे ख्याल से फॉक्स को कहा है, बिल गेट्स ने, फॉक्स में शायद बात की है, बिल गेट्स ने कहा है कि ये अगर हम दिखा सकें 21st, वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने जेफरी, ये 21st स्लाइड में दिखाएं अगर, फुली टू स्पेंड टाइम विद जेफरी एप्स्टीन। तो जेफरी एप्स्टीन का, ये बिल गेट्स भी उनका दोस्त, ये सारे उनके दोस्त थे। इस बंदे की डेथ हो गई। अब इस बंदे की डेथ हो गई तो इसके ऊपर भी अब ये बात हो रही है कि भाई इसकी फाइल्स भी, इसकी डेथ कैसे हुई है। अच्छा, ये मतलब हुज एंड हुज कहते हैं ना इसको, पूरी दुनिया के ग्लोबल लेवल पे सबके साथ इसको उठना बैठा। ये बिलियनर बंदा था और बड़ा सोशलाइज करना, ये करना। इसकी डेथ हुई, गिरफ्तार हुआ, डेथ हो गई। क्यों डेथ हुई, कैसे डेथ हुई, क्या रास्ते इसके पास, इसकी जो फाइल्स हैं वो भी डीक्लासिफाई करने का हो रहा है सारा।
लेकिन यह है कि दुनिया इस वक्त जो है ना बड़ी संजीदा और बहुत उनके थिंक टैंक्स बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे हैं कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे। अब देखिए ना कोलंबिया में चंद घंटों के अंदर क्या हुआ कोलंबिया में, मतलब वो कौन सी उनकी कामीना बैठी होगी, क्या बैठा होगा वो जनाब, उन्होंने वो किया, जवाब आ गया। कोलंबिया अब आगे क्या करेगा, चारों तरफ उसके वो मुल्क हैं जो कि चाइना के पास हैं, चाइना एडवांटेज लेगा नहीं लेगा, इंडिया से क्या बात हो रही है ट्रंप की, चाइना की, बरतानिया किस तरह कर रहा है, क्या ये जो एक मैसेज ट्रंप दे रहे हैं कि बड़ी पावर्स कुछ भी कर सकती हैं, तो ये मैसेज अगर ट्रंप के लिए तो शी जिनपिंग के लिए भी तो है ना, कि ताइवान आगे बात भाई, प्यूटिन के लिए भी है, सबके लिए मैसेज है। ट्रंप कह रहे हैं ना कि पावर है तो करो, तो ये मैसेज तो ट्रंप के लिए ही तो नहीं है ना, इस मैसेज को शी जिनपिंग भी तो कल को देखेंगे ना कि भाई तुम उधर गए थे हमने कुछ नहीं कहा था, तो अभी ताइवान के पास पड़ा है हमारे, या कोई दूसरा मुल्क फटा चल रहा है हमारा उनसे। तो ये है कि ये मैसेज फिर सबके लिए है ना। जी जी, बहुत शुक्रिया। माइट इज राइट जी, एंड रूल्स आर फॉर द फूल्स। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दोनों वक्त के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।